हे गाइस व्हाट्सअप, मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, हम उसके फंक्शंस की बात करेंगे और आफ्टर दैट हम उसके लिमिटेशंस की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद। अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 को मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो बिना किसी बकवास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो पहला सवाल आपके मन में आता है वो ये कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। जब आप स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स को कई लोग दो अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, और जब भी आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो आपके माइंड में नंबर्स घूमने लग जाते हैं, क्योंकि जब भी हम स्टैट्स की बात करते हैं तो हमें लगता है ये नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स को आप टू डिफरेंट पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, द फर्स्ट वन इन प्लूरल सेंस एंड द सेकेंड वन इन द सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस जहां पर हम बात करेंगे कि इट मींस द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल नंबर। तो याद रखिएगा स्टैट्स का मतलब क्या होता है, जहां पर आप न्यूमेरिकल नंबर्स को स्टडी करने वाले हैं, यानी कि जहां पर हम नंबर्स को स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि मैंने लिखा दैट इज द क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल का मतलब क्या होता है गाइस, जिसे आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वो चीज होती है जहां पर हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है, एंड दैट इज अ प्लूरल सेंस डेफिनेशन। इसी तरीके से आप और करके एक और चीज लिख सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब टोटल होता है, जिसे आप और सिंप्लीफाई करके ग्रुप लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स कि स्टैटिस्टिक्स स्टडी द ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। मैं कितना पैसा अर्न करता हूं दैट इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, बट आप कितना इनकम अर्न करते हैं और मैं कितना इनकम अर्न करता हूं, तो अब हमारे पास ग्रुप ऑफ फैक्ट्स हो गए। तो हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी इनकम ज्यादा है और किसकी इनकम कम है। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्टैटिस्टिक्स कभी इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता, स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स यानी कि ग्रुप ऑफ फैक्ट्स को स्टडी करेगा, एंड दैट इज द स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस। इन द सेम ऑर्डर आप स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं। सिंगुलर सेंस जो इसके मेथड्स के ऊपर बेस्ड होता है, जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसी पर बेस्ड डेफिनेशन इन द सिंगुलर सेंस। जहां पर मैंने डिफाइन किया, इट मींस द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, उसके बाद हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखना है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप उसे टेबल और ग्राफ की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस का मतलब होता है जहां पर हम एवरेज निकालें, डिस्पर्शन निकालें, कोरिलेशन निकालें, और एट द एंड हमें करना है इंटरप्रिटेशन, यानी कि हमें रिजल्ट देना है कि व्हाट इज द मेन सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन इन द सिंगुलर सेंस हमेशा उसके मेथड्स की बात करती है, और स्टैट्स के अंदर 5 मेथड होते हैं। पहले हमें कलेक्शन करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब जो एक सवाल आपके माइंड में चल रहा होगा कि थोड़ी देर पहले आपने एक जगह छोड़ा क्वांटिटेटिव वेरिएबल, तो ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखिए वेरिएबल का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। स्टैट्स के अंदर या मैथ्स के अंदर हम जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं उसे वेरिएबल माना जाता है। जैसे मैं स्टडी करना चाहता हूं कि आप लोगों के मार्क्स कितने आए हैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर, सो मार्क्स इज अ वेरिएबल जिसे मैं स्टडी करने वाला हूं, और वेरिएबल होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो पर्सन टू पर्सन चेंज करता है। जैसे मान लीजिए हम वेट की बात करते हैं, तो हर स्टूडेंट का वेट अलग अलग है, सेम भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल वो है जो विच कीप्स ऑन चेंजिंग, और स्टैट्स के अंदर जो आप स्टडी करने वाले हैं वो वेरिएबल होगा। इस वेरिएबल को आप 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव वेरिएबल, सेकेंड वन इज द क्वालिटेटिव वेरिएबल। नाम से समझ चुके होंगे, क्वांटिटेटिव जिसे गिना जा सकता है,
यानी जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जैसे मैं बात करता हूं मार्क्स की, आप अपने मार्क्स को गिन सकते हैं। आप बात करते हैं अपने वेट की, आप अपने वेट को गिन सकते हैं। आप अपनी इनकम को काउंट कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिसे आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन द सेम ऑर्डर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एंड दैट इज द क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो मैंने लिखा इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपकी ब्यूटी को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। आपकी ऑनेस्टी को, आप कितने ईमानदार हैं, इसे हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये तो एक मजाक जैसा हो गया। सो दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव वेरिएबल। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल को स्टडी करता है। अगर आप क्वालिटेटिव वेरिएबल को काउंट करना शुरू कर दें तो स्टैटिस्टिक्स उसे पढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब हम उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर सकें। अदरवाइज ऑलवेज रिमेंबर गाइस, स्टैटिस्टिक्स ओनली स्टडी द क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, अब सेपरेट फॉर्म में हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस, और आपने किया था प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एज यू नो द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। जैसा मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, मैं कितने पैसे कमाता हूं दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन आप कितने पैसे कमाते हैं और मैं कितने पैसे कमाता हूं, ये स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होगा तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, एंड द कंपैरिजन इज द मेन फॉर्म ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को स्टडी करता है। इसके बेसिस पर अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है और एक एक करके मैं आपको सब समझाता हूं। फर्स्ट पॉइंट हमने वही लिखा जो मैं आपको समझा चुका हूं, दैट इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। हम ग्रुप ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। नाउ द सेकंड वन, इट इज अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जो हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं उनके अफेक्ट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊं कि मान लीजिए क्लास का टॉपर स्टूडेंट है, लेकिन इस बार उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसका फैमिली रीजन हो सकता है, उसका फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, उसका स्कूल से रिलेटेड कोई रीजन हो सकता है। दैट मीन्स कि आपकी स्टडी कैसे अफेक्ट होगी, यहां पर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूं प्रोडक्शन का, किसी भी चीज का अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन किस तरीके से होगा। दैट मीन्स कि अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी भी चीज को अफेक्ट करने के। मैंने आगे लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी सेपरेटली द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज। हर किसी को सेपरेटली रीड कर पाना स्टैटिस्टिक्स के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। सो ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी चीज के अफेक्ट होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, पर स्टैटिस्टिक्स सेपरेटली हर रीजन को रीड नहीं कर सकता। नाउ द थर्ड वन, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। आप जानते हैं, पीछे आपने डेफिनेशन किया था, इट इज अ स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जहां पर हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है। आप कितने ऑनेस्ट हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन आपके कितने मार्क्स आए वो स्टैटिस्टिक्स है। तो याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। Now the next one, statistics should be collected either enumerated or estimated with a reasonable standard of accuracy. अब जो आप स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो स्टैट्स के अंदर हम दो तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं। वन इज कॉल्ड द एन्यूमरेटेड मेथड, जिसका मतलब होता है एक्चुअल काउंटिंग। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स हैं तो हम काउंट करें कि 40 स्टूडेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द एन्यूमरेटेड। इन द सेम ऑर्डर हम एस्टिमेटेड भी करते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी की रैली चल रही है, उस रैली में कितने लोग हैं तो हम वहां पर एक एक करके गिन नहीं सकते, हम एस्टिमेट करते हैं कि 5000 पीपल वहां पर थे, एंड दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेटेड वैल्यू विद द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जो भी हम करें वो एक्यूरेसी के साथ करना जरूरी है। आप दोनों चीजें कर सकते हैं, आप एन्यूमरेटेड मेथड भी यूज कर सकते हैं, आप एस्टिमेटेड मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है दैट इज द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी।
Now the next one, it is collected in a systematic manner. Statistics हमेशा एक systematic manner में होना चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स पर आप भरोसा कर पाए तो उसका एक स्टैटिस्टिकल मैनर होता है, एक सिस्टमेटिक मैनर होता है जिसके थ्रू आप उसे कलेक्ट करते हैं. मैंने आपको सिंगुलर सेंस ऑफ डेफिनेशन में समझाया था 5 डिफरेंट स्टेप. पहले आपको कलेक्शन करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, एनालिसिस करना है और इंटरप्रिटेशन करना है. एंड दैट इज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स. ऑलवेज रिमेंबर. नाउ द नेक्स्ट वन आपके पास आता है, इट इज कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस. प्री डिटरमाइंड पर्पस का मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल के अंदर आप वर्क कर रहे हैं, जो भी स्टैट्स के अंदर आप वर्क कर रहे हैं, वो प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए किया जाता है. यानी पहले से सोचकर फिर आप काम करना शुरू करते हैं. इसका मतलब बहुत ही सिंपल, अगर एग्जांपल से दो. मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आप पहले से डिसाइड करते हैं कि कहां जाना है. बस में बैठने के बाद तो आप डिसाइड करते नहीं है कि जी कहां जाना है. मान लीजिए कंडक्टर ने आपसे पूछा कहां उतरोगे और आपने कहा जिंदगी जहां ले जाए, तो वो चप्पल ही चप्पल आपको मारेगा. तो दैट्स वाई यहां पर एक प्री डिटरमाइंड पर्पस आपके पास होना चाहिए कि किस पर्पस से आप स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करें. नाउ द लास्ट वन, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स को हमेशा इस तरीके से हमें रखना चाहिए कि उसे कंपेयर करना इजी हो जाए. यानी अगर आप किसी स्टूडेंट के मार्क्स को उसके हाइट से कंपेयर करेंगे तो दैट कंपैरिजन इज रॉन्ग. तो याद रखिएगा, हाइट का कंपैरिजन हाइट के साथ, वेट का कंपैरिजन वेट के साथ. तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा इस ऑर्डर में होने चाहिए कि वो इजी हो जाए आपके लिए कंपेयर करना. तो आई रिपीट अगेन गाइस, देयर आर द 7 पॉइंट जिसे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में किया. द फर्स्ट वन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स की बात करता है. सेकेंड वन मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस. बहुत सारी रीजन है जो आपके स्टैटिस्टिकल डेटा को अफेक्ट कर सकते हैं. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, सिर्फ हम नंबर्स वाली वैल्यूज को लेकर चलते हैं. वो हमारा एन्यूमरेटेड भी हो सकता है, एस्टिमेटेड भी हो सकता है. वो हमेशा सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, वो हमेशा प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए और वो हमेशा इस ऑर्डर में होना चाहिए कि कंपैरिजन करना आसान हो. Let's come with the next one and that is the statistics in the singular sense. अभी मैंने आपको बताया था सिंगुलर सेंस, यहां पर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स की, और इसीलिए आपने लिखा इट इज द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. तो जब आप स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तो हम स्टेजेस या मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं. और स्टैटिस्टिक्स को 5 डिफरेंट स्टेज में डिवाइड किया जाता है. The first stage that is known as the collection of data. आपका सबसे पहला काम होगा कि जो भी आप स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना. और वो आप किस लिए करते हैं, तो मैंने लिखा था टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस चीज को स्टडी करने का, और उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि कलेक्शन करने के कौन से तरीके को आप फॉलो करना चाहेंगे. वी हैव द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी सोर्स. इसके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में डिटेल में करेंगे. अभी मैं आपको शॉर्ट में ये समझा देता हूं कि प्राइमरी सोर्स का मतलब जो आप खुद कलेक्ट करेंगे और सेकेंडरी सोर्स का मतलब जो किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है. एंड दीज आर द डिफरेंट मेथड जिससे आप कलेक्शन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. अब जो डेटा आपने कलेक्ट किया था उसे ऑर्गेनाइज करना है, उसे एडिट करने का काम करना है. तो यहां पर मैंने लिखा इसके अंदर हम एडिटिंग करते हैं, हम क्लासिफाइंग करते हैं डेटा को इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के अंदर, और हम यहाँ पर टेबुलेटिंग का भी काम करते हैं. टेबुलेशन भी आप वहां पर कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. आप उन डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. उसके बाद डेटा को हमें प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर जाना है. थर्ड वन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. प्रेजेंटेशन जिसके अंदर हम 4 चीजों की बात करेंगे. आप प्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन फॉर्म ऑफ टेबल, इन फॉर्म ऑफ डायग्राम और इन फॉर्म ऑफ ग्राफ. जहां पर आप ये पढ़ेंगे कि बार डायग्राम, पाई चार्ट या हिस्टोग्राम के थ्रू कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है.
नाउ द नेक्स्ट वन एंड दैट इज द एनालिसिस ऑफ डेटा। जब आपने डेटा को प्रेजेंट कर लिया तो आप उसे एनालाइज करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो एनालिसिस हम 3 बेसिस पर करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। उसके बाद हम डिस्पर्शन की बात करेंगे। डिस्पर्शन का मतलब कितना डिफरेंस है एक्चुअल डेटा में और एवरेज डेटा में, वो आपको स्टडी करना है। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का मतलब होता है जहां पर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड कि आप एनालाइज करें डेटा को। नाउ द लास्ट वन गाइस एंड दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब सारा काम तो हो गया, क्या करना है? इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कंक्लूजन देना। इतनी जो मेहनत आप कर रहे थे उस मेहनत के बदले में अब आपको क्या मिला, एंड दैट इज कॉल्ड द कंक्लूजन। तो लास्ट में आपको कंक्लूजन करना ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस, and that is called the different stages of the statistics. So this one is divided in a 5 different part. The first one is the collection, organization, presentation, analysis and the interpretation of data. So let's start with the next one, and that is called the function of the statistics. एग्जामिनेशन पर्पस से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास कि स्टैटिस्टिक्स आपके लिए क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अगेन मैं 7 पॉइंट्स में लेकर आया हूं आपके लिए कि क्या क्या फंक्शन स्टैटिस्टिक्स आपके लिए परफॉर्म करेगा। द फर्स्ट वन आता है स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा है उसे सिंप्लीफाई करने का काम स्टैटिस्टिक्स करता है। पर ये कैसे संभव है? मान लीजिए क्लासरूम के अंदर अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो हम हर स्टूडेंट के मार्क्स को याद नहीं रख सकते, लेकिन हम ये याद रख सकते हैं कि हमारी क्लास का एवरेज परसेंटेज 80% था। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स ने कैसे कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर दिया। अब मुझे हर बच्चे के मार्क्स याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे क्लास का एवरेज डायरेक्टली पता चल गया। ये कैसे पॉसिबल होता है? थ्रू द एवरेज, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। नाउ द सेकेंड वन, स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट द फैक्ट इन द डेफिनेट फॉर्म। तो याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स जो भी फैक्ट आपके पास लाता है वो हमेशा डेफिनेट फॉर्म में लेकर आता है। डेफिनेट फॉर्म का मतलब होता है एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए इन्फ्लेशन है, पर आप मुझसे सवाल पूछें कि कितना इन्फ्लेशन है, महंगाई कितनी है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 7% इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो अगेन ये आपकी चीजों को सिंप्लीफाई करता है और डेफिनेट फॉर्म में आपको आंसर्स देता है। Now the next one, and statistics provide a technique of comparison. Statistics ने एक चीज हमें सिखाई and that is called the comparison. हम दो नेशंस को कंपैरिजन कर सकते हैं, हम दो दोस्त एक दूसरे को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? थ्रू द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जिसने आपको टेक्निक दिया एक दूसरे को कंपेयर करने का। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो हम एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो एंड ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज, याद रखना। नाउ द नेक्स्ट वन आपके पास आता है स्टैटिस्टिक्स स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स ऑफ आइटम। तो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है और वो निकालने का काम स्टैटिस्टिक्स करता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि प्राइस में और डिमांड में क्या रिलेशन होता है, या डिमांड एंड सप्लाई में क्या रिलेशन होता है, या हम बात करें कि पॉवर्टी में और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशनशिप होता है। सो दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स आपकी हेल्प करेगा फंक्शनल रिलेशनशिप निकालने में। नाउ द नेक्स्ट वन, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन द प्लानिंग एंड द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो याद रखिएगा जहां पर हम प्लानिंग कर सकते हैं और पॉलिसी फॉर्म कर सकते हैं, आगे हमें किस तरीके से काम करना है, तो उसके लिए प्लानिंग आप करोगे, तो प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्म करने के लिए स्टैटिस्टिक्स आपकी हेल्प करता है। मान लीजिए गवर्नमेंट बजट बनाना चाहती है और गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारे पास किन सोर्सेस से टैक्सेस आने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें कौन आपकी हेल्प करेगा? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपको बताएगा कि डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं, आपके पास पहले कितना आ रहा था और आगे कितना आने के चांसेस हैं। तो याद रखिएगा यहां पर हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा एंड देयर एनालिसिस। तो याद रखिएगा जो भी डेटा आपके पास है, आज तक कंपनी में आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा है, आगे आपकी कंपनी कितना ग्रोथ करने वाली है, वो हमेशा पास्ट के डेटा से ही आप डिसाइड करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स उसमें आपकी हेल्प करता है। एज अ स्टूडेंट अगर आप मान लीजिए फाइनल्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं,
तो एक दिन पहले अगर आप किताब पढ़ने के लिए बैठे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए आपको कॉन्टिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट इज द सेम थिंग जो स्टैटिस्टिक्स आपको सिखाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन आता है स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन द फोरकास्टिंग। लास्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है कि आप फोरकास्ट कर सकते हैं अपने पास्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर, आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अ फोरकास्टिंग। आज तक मेरी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या था और आगे मेरी कंपनी कैसा वर्क करने वाली है, ये मैं डिसाइड कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा। तो मैंने लिखा गाइस ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट डेटा थ्रू द टाइम सीरीज एनालिसिस। तो एक टाइम सीरीज एनालिसिस होता है जो डिफरेंट टाइम में आपकी परफॉर्मेंस को बताने का काम करता है। तो स्टैटिस्टिक्स इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। नाउ द लास्ट वन मैंने लिखा स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन द टेस्ट एंड फॉर्मुलेट थ्योरीज। तो याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स का काम है किसी भी चीज को टेस्ट करना और उसके बेसिस पर थ्योरीज बनाना। हम सिर्फ हवाओं में बातें नहीं करते, हम सच्चाई की बात करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स यहां पर सच्चाई की बात करते हैं, आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, आप उसकी थ्योरी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा इंक्रीज इन द प्राइस अफेक्ट द डिमांड ऑफ द नेसेसिटी आइटम्स। तो कैसे प्राइस बढ़ने पर नेसेसिटी आइटम्स की डिमांड अफेक्ट होगी, इसे आप टेस्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। सो दीज आर द 7 डिफरेंट फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स जिसके बारे में आपने पढ़ा। तो सेकेंड लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और सेकेंड लास्ट आपके पास आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो आपने यही करवाया, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद, जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, तो मैंने 6 डिफरेंट पार्ट्स की बात की हुई है। द फर्स्ट वन आता है इट हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ। तो इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स आपकी मदद करता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो वो इनवर्स रिलेशनशिप निकालने में आपकी हेल्प कौन करेगा? स्टैटिस्टिक्स। नाउ द सेकेंड वन इट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। इंडिया के अंदर अगर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमें पता है कि ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री में है, लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो स्टैटिस्टिक्स इसमें आपकी हेल्प करेगा कि आपके कौन से प्रोग्राम से पॉवर्टी कितनी जल्दी खत्म की जा सकती है। नाउ द नेक्स्ट वन इट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर एंड देयर प्राइसेस। आप किस मार्केट के अंदर क्या प्राइस चार्ज करना चाहते हैं? क्या हर मार्केट के अंदर आप सिमिलर प्राइस चार्ज कर सकते हैं? द आंसर इज नो गाइस। तो आपको ये देखना है कि किस मार्केट में आपका प्रोडक्ट किस तरीके से बिकता है और वहां पर क्या प्राइस आप ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इट हेल्प्स इन द एस्टैब्लिशिंग द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल। प्राइस में और डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है, प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है उसमें स्टैटिस्टिक्स आपकी हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट का बिहेवियर पता चलेगा। कंजम्पशन और प्रोडक्शन किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, या कंजम्पशन और प्रोडक्शन किस तरीके से काम करता है, तो स्टैटिस्टिक्स उसमें आपकी हेल्प करने वाला है, जिससे आप इनके बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इट हेल्प्स इन द एनालाइज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए, आपको अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए, तो यहां पर आपकी हेल्प करेगा स्टैटिस्टिक्स, याद रखिएगा। तो मैंने अभी आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू द इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिक प्लानिंग में वो आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन की बात करते हैं कि गवर्नमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने लिखा गवर्नमेंट कलेक्ट्स द लॉट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर द वेरियस पर्पसेस लाइक द बजट फॉर्मुलेशन। अगर आप बजट बनाना चाहते हैं तो बजट से रिलेटेड बहुत सारी डेटा आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे और उन डेटा कलेक्शन में आपकी हेल्प कौन करने वाला है? स्टैटिस्टिक्स।
आपको पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा चाहिए, आपको अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा चाहिए, इलिटरेसी से रिलेटेड डेटा चाहिए, तो गवर्नमेंट के पास A to Z बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और उन सारी चीजों में गवर्नमेंट की हेल्प कौन करने वाला है? स्टैटिस्टिक्स। जी हां, तो स्टैटिस्टिक्स आपकी मदद करेगा उन डेटा को कलेक्ट करने में। नाउ द नेक्स्ट वन, इट नीड्स अ ग्रेटर इंफॉर्मेशन टू फुलफिल द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट अगर कोई प्रोग्राम लेकर आती है तो वो कितना सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने वाला है, स्टैटिस्टिकल थ्योरी उसमें आपकी हेल्प करने वाला है। इन द सेम ऑर्डर, एफिशिएंट रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते हैं, सरकार अगर खुद को चलाना चाहती है, तो स्टैटिस्टिक्स उसमें उसकी हेल्प करेगा। गवर्नमेंट के कितने एक्सपेंडिचर हैं, गवर्नमेंट की रूटीन नेचर इनकम कितने हैं, गवर्नमेंट कितना लॉस में है, कितना फायदे में है, इन सारी चीजों की बात स्टैटिस्टिक्स आपके लिए करेगा। नाउ द नेक्स्ट वन, time series analysis and the index number used in the formulating economics policy। तो गवर्नमेंट कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना चाहती है तो वो टाइम सीरीज एनालिसिस और इंडेक्स नंबर के बेसिस पर बनाती है। टाइम सीरीज एनालिसिस की डिफरेंट टाइम पीरियड में उसका क्या एस्पेक्ट होगा। इन द सेम ऑर्डर, इंडेक्स नंबर आपकी हेल्प करेगा कि किन चीजों के प्राइस को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है। नाउ द नेक्स्ट वन, मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस के अंदर स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। तो नाउ द फर्स्ट वन, इट हेल्प्स इन द मेकिंग की डिसीजंस। आपकी कंपनी का कोई भी मेन डिसीजन स्टैटिस्टिक्स से ही शुरू होता है। सबसे पहले आपकी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन। किस लोकेशन पर आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स उसे एस्टिमेट करने में हेल्प कर सकता है। नाउ द साइज ऑफ द मार्केट, किस मार्केट में आपके पास कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स उसमें आपकी हेल्प करेगा। इन द सेम ऑर्डर, आपका टर्नओवर कितना होगा, सेल्स रिसीविंग्स आपकी कितनी होगी, तो स्टैटिस्टिक्स उसमें आपकी हेल्प करने वाला है। नाउ द नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स इन द एस्टिमेटिंग डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी होगी, क्या ज्यादा है, क्या कम है, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, स्टैटिस्टिक्स आपकी इसमें हेल्प करने वाला है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द क्वालिटी कंट्रोल। आप अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं या क्या खामियां उसके अंदर निकल रही हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स इन मेकिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपको सेल अपना किस तरीके से बढ़ाना है, कस्टमर की हैबिट को कैसे पहचानना है, किस तरीके के कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट पसंद आएगा, तो वो डिसीजन स्टैटिस्टिक्स आपकी मदद करेगा। नाउ द लास्ट वन, इट हेल्प्स इन द अकाउंट राइटिंग एंड द ऑडिटिंग। आप टाइम टू टाइम अकाउंट राइटिंग कर सकते हैं, आप सारी चीजों की एस्टिमेशन कर सकते हैं, आप ऑडिट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि कंपनी कैसा काम कर रही है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स कैसे हेल्पफुल होता है इकोनॉमिक्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए और बिजनेस के लिए। तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं, चलते हैं लास्ट वन की तरफ, एंड दैट इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टार्टिंग से हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या फीचर्स थे, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस थे। तो अब चैप्टर एंड करते हैं विद द लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। जब आप लिमिटेशन की बात करेंगे तो अगेन 7 पॉइंट्स के साथ मैंने लिखा। द फर्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, इट डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव वेरिएबल। एज यू नो, स्टैटिस्टिक्स कभी भी क्वालिटेटिव वेरिएबल को स्टडी नहीं करता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल को ही स्टडी करता है। जो नंबर्स में है वो स्टैट्स है, जो नंबर्स में नहीं है उससे मेरा कोई काम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन, इट डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल डेटा। आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, ग्रुप ऑफ डेटा चाहिए, इंडिविजुअल डेटा मेरे किसी काम का नहीं है। नाउ द थर्ड वन, स्टैटिस्टिक्स लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। इसका मतलब क्या है कि स्टैट्स के सारे लॉ सिर्फ एवरेज पर बेस्ड होते हैं। जैसे हमने इन्फ्लेशन का एग्जांपल लिया था, 7% इज द इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रोडक्ट का प्राइस 7% से राइज हुआ है, या मान लीजिए हमारी क्लास का एवरेज स्कोर 80% मार्क्स है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर बच्चे के 80% मार्क्स आए। एंड दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स लॉ सिर्फ एवरेज पर बेस्ड होता है, इसीलिए उसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं माना जाता। नाउ द नेक्स्ट वन लिखा, स्टैटिस्टिक्स लॉ
आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जैसे मैथ्स का लॉ हर नेशंस में एक जैसा है, जैसा फिजिक्स का लॉ हर नेशंस में एक जैसा है, स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं माना जाता। नाउ द नेक्स्ट वन, इट कैन बी मिसयूज। स्टैट्स के साथ एक सबसे बड़ी चीज है कि आप इससे किसी को भी पागल बना सकते हैं। इट कैन बी मिसयूज, आप इससे मिसयूज कर सकते हैं, आप इससे मैनिपुलेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वंस ओन इंटरेस्ट, जैसा आपका फायदा दिखे। जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो यही करती हैं, वो हर गवर्नमेंट के ऐसे डेटा आपको शो करती हैं जिससे आपको लगेगा कि उस गवर्नमेंट ने कोई काम ही नहीं किया 5 सालों के अंदर, और सिर्फ यही गवर्नमेंट सारा काम कर रही है। एंड दैट इज कॉल्ड कि हम इससे किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक पावर है कि आप इसे मिसयूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। In the next one, statistical data should be uniform and homogeneous. इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि homogeneous डेटा होना चाहिए। मार्क्स का कंपैरिजन सिर्फ मार्क्स के साथ हो सकता है, हाइट का कंपैरिजन सिर्फ हाइट के साथ हो सकता है। होमोजीनियस और यूनिफॉर्म डेटा होना चाहिए। Now the last one guys, only expert can make the best possible use of statistics. तो याद रखिएगा, सिर्फ एक्सपर्ट्स के बस का है स्टैटिस्टिक्स को यूज करना। अगर हर कोई स्टैटिस्टिक्स को यूज करने लग जाए तो स्टैटिस्टिक्स के साथ जो कहानी है वो खिलवाड़ हो जाएगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक्सपर्ट यूज करे तो ही अच्छा है। जो अनएक्सपर्ट पर्सन है वो स्टैटिस्टिक्स को यूज नहीं कर सकते। और अगर अनएक्सपर्ट पर्सन, अगर डिसऑनेस्ट पर्सन स्टैटिस्टिक्स को यूज करने लग जाए तो कई लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रस्ट बन जाता है। डिस्ट्रस्ट यानी जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, और स्टैट्स पर भरोसा ना करने के 3 डिफरेंट रीजन हैं। द फर्स्ट वन मैंने लिखा, विद स्टैटिस्टिक्स एनीथिंग कैन बी प्रूव्ड। ये एक सच्चाई है, स्टैटिस्टिक्स से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स व्हाई लोग स्टैटिस्टिक्स पर भरोसा नहीं करते। नाउ द नेक्स्ट वन, स्टैटिस्टिक्स इज अनदर फॉर्म ऑफ लाइंग। झूठ बोलने का दूसरा तरीका है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था अपने फायदे के लिए आप डेटा को किसी भी तरीके से मिसयूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज द अनदर फॉर्म ऑफ लाइंग। एंड द लास्ट वन काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, स्टैटिस्टिक्स आर लाइक अ क्ले। क्ले का मतलब होता है गीली मिट्टी, जिससे आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं। आप भगवान भी बना सकते हैं, आप शैतान भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले by which you can make God or devil as you please। तो जैसा आप चाहें वैसा। तो यहां पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है गाइस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।